हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर बेटा अपना 8 कंपनीज अकाउंट दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर नाम क्या? इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स। एसपी में अपन ने बेटा पढ़ा है शेयर्स क्या होता है, एवरीवन नोज मोस्ट प्रोबेबली एसपी या मैथ्स वालों ने भी कहीं ना कहीं पे पढ़ा है बेटा ये क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं। शेयर्स मतलब क्या, जब सर कंपनी बनती है, जैसे जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या चाहिए बेटा, कैपिटल। क्या चाहिए बच्चा, कैपिटल। तो जब कंपनी बनती है तो उसका बेटा कैपिटल होता है, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल को जब आप यूनिट्स में डिवाइड करते हो, पार्ट्स में यूनिट्स में डिवाइड करते हो, उसको बोलते हैं शेयर्स। क्या बोलते हैं बेटा, शेयर। एकदम सिंपल में, मतलब शेयर्स मतलब क्या होता है, सिंपल। आपका जो शेयर कैपिटल होता है कंपनी का, जब आप उसको यूनिट्स में डिवाइड करते हो इट इज कॉल्ड शेयर्स। ठीक है, यहाँ तक एकदम सिंपल, कोई डाउट? तो शेयर्स अपना क्लियर हो गया बेटा। अब कंपनी क्या करती है बेटा, शेयर्स को इश्यू करती है। क्या करती है, इश्यू। इश्यू करना मतलब मार्केट में लेके आना। मतलब समझो कोई कंपनी पहले से मार्केट में है पर वो प्राइवेट कंपनी, मतलब उसने अब तक पब्लिक से आके पैसा फंड रेज नहीं किया है, पब्लिक से आके फंड रेज नहीं किया। इस पे लोगों को थोड़ा डिटेल में रहेगा कि वो अपन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ना बेटा, तो फाइनेंस का सोर्स करते हैं। उसमें एक होता है ओन कैपिटल, होता है बोरोड कैपिटल। बोरोड मतलब अपन ने लोन वगैरह बाहर से पैसा उठाया। ओन कैपिटल मतलब शेयर्स के थ्रू पैसा उठाया। तो शेयर्स के थ्रू जो पैसा उठाते हैं, ठीक है, मतलब ओन कैपिटल जो अपना होता है बेटा, तो उसके थ्रू जो पैसा उठाएंगे वो फिर क्या हो जाती है, फिर आपकी पब्लिक कंपनी हो जाती है। मतलब आप पब्लिक के पास शेयर्स पैसा उठा रहे हो तो आपकी क्या हो जाएगी, फिर पब्लिक कंपनी में आ जाओगे आप। समझे नहीं समझे थोड़ा सा? तो ये प्रोसेस कैसे होता है सर, अभी मेरे को अगर एक्सपांशन करना है, फिलहाल मैं आरएम क्लासेस चल रहा है मेरा, ठीक है, अब मेरे को एक्सपांशन करना है, ठीक है। अब एक्सपांशन के लिए चाहिए, भरपूर पैसा चाहिए। अब पैसा लेने के लिए कहाँ जाएगा, मैं 2-3 जगह जा सकता है सर। बैंक के पास लोन ले सकता हूँ, ठीक है। अब उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई होता है ना। बैंक बोलेगा मैं 10% पे देता हूँ, 8% पे देता हूँ, जो भी XYZ है। या फिर मेरे पास बॉन्ड का भी ऑप्शन होता है, डिबेंचर्स का ऑप्शन होता है। बॉन्ड तो गवर्नमेंट इशू करे बेटा, डिबेंचर्स का ऑप्शन होता है। मैं डिबेंचर्स भी इशू कर सकता हूँ मेरे खुद के, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर कंपनी ज़्यादातर प्रेफरेंस होती है हाँ यार मैं अच्छा खुद का ही कैपिटल रेस कर लूँ, तो पैसा देने का भी टेंशन नहीं, है ना। मतलब आराम से मेरे शेयर होल्डर्स को एंड तक पैसा मेरे पास ही रहेगा, एंड में मुझे देना रहेगा। डिबेंचर इशू करोगे तो डिबेंचर्स को मुझको टाइम से पैसा देना पड़ेगा एक टाइम के बाद। डिबेंचर का पेमेंट आपको रिडीमेबल डिबेंचर्स होता है बेटा, 5 साल 10 साल के बाद आपको डिबेंचर का पैसा रिटर्न करना पड़ता है, कंपनी को वापस देना पड़ता है जो भी डिबेंचर होल्डर्स है उनको, ठीक है। बट शेयर्स का कैसे है, अगर आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं तो वो जब आपकी कंपनी बंद होगी ना बेटा, वाइंड अप होगी ना, तभी आपको पैसा मिलेगा, मतलब एकदम एंड में। उसके पहले हाँ, अगर कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो कंपनी बायबैक कर सकती है, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। बायबैक मतलब आपके पास से शेयर्स खरीद सकती है अपने, ताकि खुद मालिक बन जाए, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट में जितना कंपनी का पैसा बाहर घूमेगा उतना कंपनी को रिस्क होता है, कंपनी को रिस्क होता है। कैसे? एनीवन? अगर कंपनी के शेयर्स अगर किसी और के हाथ में बाहर मार्केट में घूम रहे हैं तो कंपनी को रिस्क क्यों है? ऐसे एज्यूम करो मैं कंपनी हूँ, मेरे पास खाली 35% शेयर्स है, मेरे पास खाली 35% शेयर्स है, ठीक है। बाकी के शेयर्स मेरे मार्केट में अलग अलग पर्सन्स के पास घूम रहे हैं, इसके पास उसके पास उसके पास उसके पास, अलग अलग पर्सन्स के पास घूम रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या रिस्क है, मेरी कंपनी को क्या रिस्क है? इफ़ अगर किसी पर्सन को मेरी कंपनी को टेक ओवर करना है, क्या करना है, टेक ओवर करना है, ठीक है, तो वो कर सकता है आराम से। कैसे? वो जितने भी शेयर होल्डर्स उनके पास जाएगा, उनके साथ डील करेगा। वो कंपनी क्या कर सकती है, डील कर सकती है, भाई काम कर, तेरे शेयर्स मुझे दे दे, तेरे शेयर्स मुझे दे दे, ठीक है बेटा। तो कंपनी वहाँ पे जाके वो कंपनी क्या कर सकती है, डील कर सकती है। और वो अलग अलग शेयर होल्डर से थोड़ा थोड़ा जमा करके अगर वो 51% शेयर्स उनके पास चले गए तो कंपनी का रियल मालिक कौन हो जाएगा, सामने वाली कंपनी हो जाएगी जो टेक ओवर करेगा। समझे नहीं समझे? तो इसीलिए कंपनी का सोचती है यार मेरा जितने शेयर्स बाहर कंपनी उतने ज़्यादा अच्छा, अगर मेरे पास एक्सेस पैसा आ गया है तो मैं क्या करूँ, मेरे शेयर्स को बायबैक कर लूँ, वापस खरीद लूँ। ये बाद का कंसेप्ट, इशू करने के बाद। पहले सर इशू तो कर देते अपन, तो थोड़ा मैं आगे चला गया। अगर इशू करना है तो क्या करते हैं, इशू मतलब क्या, कंपनी सबसे पहले क्या करती है बेटा, शेयर्स के लेके आती है आईपीओ। क्या लेती है बेटा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ में क्या होता है सर, अगर किसी भी कंपनी को सबसे पहले अगर मार्केट में अपना फंड रेस करना है, मतलब मार्केट से पैसा उठाना है, तो सबसे पहले उसको सेबी के पास, मतलब पापा के पास जाना पड़ेगा बेटा, मतलब कंपनी जो संभालता है इनडायरेक्टली, तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी के पास जाएगी, सेबी के पास अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल करेगी बेटा वो, कि ये हमारे हैं। फिर सेबी अप्रूवल देगा आप आईपीओ ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो। अगर सेबी को आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपकी कंपनीज में कुछ भी गड़बड़ लगता है तो सेबी आपके आईपीओ को भी रोक सकता है बेटा, ठीक है। और सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आईपीओ को लेके, फॉर एग्जांपल सर क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, चलो सेबी ने मेरा आईपीओ अप्रूवल भी कर दिया, सेबी बोलता है भाई एटलीस्ट आपको 90% तो सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, 90% तो सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। मतलब जो मेरे एप्लीकेशन है, मतलब जो लोग मेरे शेयर्स को अप्लाई करने वाले, एटलीस्ट 90% तो होने चाहिए। अगर 90% नहीं है तो आपको जितने लोगों का पैसा, उनको पैसा वापस देना पड़ेगा।
आपका आईपीओ फिर कैंसिल हो जाएगा। सिंपल मतलब समझो अगर मैं 1 लाख शेयर्स का आईपीओ ला रहा हूँ, 1 लाख रुपए का आईपीओ ला रहा हूँ, तो 90,000 रुपए का तो एटलीस्ट लोग मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करने चाहिए, मतलब उनके एप्लीकेशंस तो आने चाहिए। अब जैसे हम लोग नॉर्मल कॉलेज में एप्लीकेशन लेते हैं ना, सेम प्रोसेस होता है। कंपनी को आईपीओ लाना है, कंपनी बोलेगी लो भाई आओ मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदो, तो कंपनी क्या लेके आती है? प्रोस्पेक्टस। क्या लेके आती है? प्रोस्पेक्टस। जब हम लोग कॉलेज में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो कॉलेज के बारे में डिटेल्स कहाँ से मिलती है? प्रोस्पेक्टस से। ऐसे ही कंपनी की डिटेल्स कहाँ से मिलती है? प्रोस्पेक्टस से। तो कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसके अंदर कंपनी का पूरा बायोडेटा होता है बेटा, सारा का सारा A to Z उसके अंदर सारी चीज़ होती है। ठीक है, सारी मतलब सर का कंपनी का पूरा बायोडाटा, कंपनी क्या करती है, कितना क्या किस हिसाब से कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसको इशू करने हैं, क्या प्राइस पे इशू करने हैं, सब कुछ सारा का सारा आपको बेटा कहाँ दिया रहेगा? वो प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया रहेगा। तो प्रोस्पेक्टस पढ़ के हम देख के फिर हम क्या करते हैं, जैसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ऐसे यहाँ पर शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो प्रैक्टिकली जाकर देखोगे अगर किसी भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आप उसकी वेबसाइट पर आपको उसका पूरा डिटेल मिल जाएगा और वहाँ पर प्रोस्पेक्टस भी मिल जाएगा। कुछ 400-500 पेजेस का होता है मिनिमम, इतना तो होता ही है। हाँ, क्योंकि पूरा बायोडेटा ना भाई, बड़ा बड़ा छोटा छोटा सब टर्म्स एंड कंडीशन सब होती है सारी। देखो नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में कोई पढ़ता नहीं है, पर जो पढ़ लेता है तो आगे जाके फिर कभी अगर कुछ केस हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो तो उसे पता होना चाहिए भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो अगर आपने बिना प्रोस्पेक्टस पढ़े आपने कोई अगर आईपीओ अप्लाई किया और अगर आप बाद में उसमें फंसते हो तो फिर गलती आपकी है। ऐसे जब आप बड़े हो जाओगे धीरे धीरे तो आपको कंपनीज लॉ में सब पढ़ने के लिए आएगा, सारा का सारी चीज़ें कंपनीज अकाउंट के अंदर सारा का सारा डिटेल में एकदम मिलेगा कि कौन से टाइप के प्रोस्पेक्टस होते हैं, टाइप्स ऑफ ये प्रोस्पेक्टस क्या है। एसपी के अंदर तो शेयर्स भी है ना, एसपी में प्रोस्पेक्टस के भी टाइप रहेगा ना कुछ कुछ, तो इसे डिटेल में सब आपको वहाँ मिलेगा सारा का सारा। ठीक है, अब इशू का प्रोसेस समझते। सबसे पहले कंपनी ने क्या लाया? प्रोस्पेक्टस। क्या लाया? प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस देकर आप क्या करोगे बेटा? अप्लाई करोगे। क्या 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 करोगे? अप्लाई। तो आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अब अप्लाई करने के बाद देखो ऐसा होता है ना कॉलेज में, अगर 100 सीट्स अवेलेबल है, क्या 100 लोग ही एडमिशन फॉर्म भरते हैं क्या? नहीं ना सर, 100 भी भर सकते हैं, 100 से कम भी भर सकते हैं, 100 से ज़्यादा भी भर सकते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कंपनी में मतलब मैं कंपनी हूँ, RM क्लासेस लिमिटेड ने एक शेयर्स लाया, उसने बोला भाई हम हमारे 1 लाख शेयर्स मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो मुझे जो एप्लीकेशंस आएंगे 1 लाख के आ सकते हैं, 1 लाख से कम के भी आ सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा के भी आ सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? अगर समझो मैंने इशू किया 1 लाख शेयर्स और मेरे को एप्लीकेशन है 1 लाख शेयर्स, इसको बोलते हैं बेटा फुल सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? फुल सब्सक्रिप्शन। 1 लाख शेयर्स इशू किया, 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन आया, तो क्या हो गया? फुल सब, मतलब मेरे शेयर्स को फुल्ली सब्सक्राइब किया। क्या क्या? फुल्ली सब्सक्राइब किया, सारी पब्लिक इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए। दूसरा फिर आता है बेटा अपना 1 लाख से कम। अगर 1 लाख से कम है इसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे बेटा? अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मतलब मेरे शेयर्स अंडर सब्सक्राइब हुए हैं। ठीक है, तो अगर 1 लाख की समझो 90,000 है तो 90,000 हो गए। ओके, फिर एक होता है बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन, 1 लाख से ज़्यादा। और अगर तुम प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो आजकल ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होते हैं। कुछ शेयर्स हैं अगर नहीं मार्केट में वैल्यू तो डिस्काउंट पे भी चले जाते हैं, पर ज़्यादा तुम लोग देखोगे तो फुल सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होते हैं। हर शेयर के पीछे 10-15 फुल सब्सक्रिप्शन मिनिमम होते हैं। मतलब अगर मैंने 1 लाख शेयर्स लाया तो मेरे को 1.5 लाख का एप्लीकेशन आ गया, 1,20,000 का एप्लीकेशन आ गया। सर फुल सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम नहीं है, जितने लोग हैं उनको सबको एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज में, है ना। अगर कॉलेज में 100 की सीट है और 100 लोग अप्लाई करें तो 100 को एडमिशन मिलेगा। सर 80 की सीट मतलब 100 की सीट और 90 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 90 लोगों को भी एडमिशन मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कम आएगी अगर 100 की सीट और अप्लाई किया 110 लोगों ने। अगर मैंने 1 लाख इशू किया और मेरे को एप्लीकेशन आ रहे 1,10,000 शेयर्स के, तो मुझे प्रॉब्लम है। अब मैं किस किस को मतलब किसको उसको शेयर्स दे पाऊंगा, उसमें आ जाता है ना बेटा, कन्फ्यूजन आ ही जाता है। तो उसके लिए फिर लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में से लॉट निकालते हैं रैंडमली। जैसे रैंडमली तुम्हारा नाम निकालेंगे, उसके अंदर फिर तुमको शेयर्स लग जाता है, तुमको नाम लग जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पे अपने को 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन जिसमें आपको फुल सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा, मतलब जितने आपने शेयर इशू किया उतना आपको एप्लीकेशन आ रहा है। एक क्वेश्चन जिसमें आपको अंडर सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अंडर सब्सक्रिप्शन है तो आगे भी सारा काम उतने से होगा। अगर मेरे पास 90 बच्चों का एडमिशन आया है तो आगे फीस भी कितने से आएगी, 90 स्टूडेंट्स से ही आएगी ना। तो पूरा काम मेरा 90 स्टूडेंट्स पे ही होगा अंडर सब्सक्रिप्शन में। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो देखो एडमिशन फॉर्म तो सबका लूँगा, पर एडमिशन का सबको मिलेगा क्या? नहीं, खाली 100 बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो मुझे चेक करना पड़ेगा किस किस को एडमिशन मिलेगा रैंडमली। बाकी जो मेरे ऊपर के एक्सेस हैं, जो भी एक्स्ट्रा हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा भरा है, या तो मैं इनको क्या कर दूंगा बेटा, रिफंड कर दूंगा। क्या कर दूंगा? रिफंड। उनको पैसा वापस दे दूंगा कि लो भाई आपको शेयर्स मिलेगा, आपका पैसा वापस लेके जाओ। ठीक है, तो उनको जब हम वो जो रिफंड करते हैं ना, तो वो टाइम पे हम लोग उनको भेजते हैं लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट, एसपी में पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने, लेटर ऑफ रिग्रेट, कि हाँ भाई हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आपको ये नहीं लगा शेयर्स, हम आपको दे देते हैं।
और अगर जिसको लग गया उसको लेटर ऑफ एप्लीकेशन भेज देंगे कि आपको शेयर्स अप्लाई हो गया है। ओके, क्लियर? डाउट यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझा? क्लियर है? दो टाइप के शेयर्स होते हैं बेटा, कौन से? इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी और प्रेफरेंस, तीनों में मतलब दोनों में एक ही डिफरेंस, तीन डिफरेंस है बेटा। पहला, एक तो कौन रियल ओनर्स है बेटा, इक्विटी या प्रेफरेंस? हु आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। दूसरा, डिविडेंड, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है? प्रेफरेंस को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, क्योंकि उसमें लिखा होता है ना आगे 12% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। और इक्विटी शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर अपना आता है बेटा तीसरा, क्या डिफरेंस है बेटा? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जब कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होती है, क्लोज होती है, वाइंड अप शट डाउन होती है बेटा, कंपनी बंद होती है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस अगर आएगा पेमेंट करने के टाइम पे, तो पहला आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में किसको आएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। पहला प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में किसको मिलेगा? अगर बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समझ गए? तो प्रेफरेंस को क्या प्रेफरेंस है? एक तो पहला भाई डिविडेंड फिक्स रेट ऑफ मिलता है, ठीक है। दूसरा भाई का रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, दोनों में ये डिफरेंस है। तुम लोग एसपी में भी ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हो, सिमिलर वर्ड्स। ठीक है बेटा जी, डिफरेंस क्लियर हो गया? तो डाउट यहाँ तक समझ गया बेटा? टाइप्स ऑफ शेयर्स भी हो गया, फिर प्रेफरेंस में और भी टाइप है अंदर, ऐसे रिडीमेबल, इरिडीमेबल, है ना, याद है ना, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये सब तुमको डिटेल में नहीं है यहाँ पे अकाउंट्स में, एसपी में डिटेल में है वो वहाँ पे, तो वहाँ पे एक बार गो थ्रू कर लेना और तुम लोग खाली नज़र में से निकाल लेना बस। ठीक है, डन यहाँ तक? अब जैसे मैंने प्रोसेस बताया था, सबसे पहले क्या होगा? प्रोस्पेक्टस इशू होगा। प्रोस्पेक्टस के बाद फिर क्या करेंगे बेटा? अपन शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई। फिर आप लोग अप्लाई करोगे, उसके बाद में फिर हम लोग क्या देंगे बेटा? आपको अलॉट करेंगे। क्या 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 करेंगे? अलॉट। तो अलॉटमेंट होता है बेटा। अलॉटमेंट के बाद में फिर क्या आता है अपना? कॉल्स, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये सब कॉल्स आते हैं। ठीक है, और मतलब तुम्हारी इनडायरेक्टली इंस्टॉलमेंट हो जाती है वो। ठीक है, फिर तुम्हारा इंस्टॉलमेंट आएगा, लास्ट में फिर तुम्हारा टोटल पेमेंट आ गया, फिर खत्म। गिन के इस चैप्टर में बेटा आप लोगों को 8 एंट्री है, और वो 8 एंट्री 2 एंट्री से ही कन्वर्ट होती है। वो 8 एंट्री 2 एंट्री से ही कन्वर्ट होती है। अगर आपको स्टार्टिंग के 2 एंट्री आ गई तो आगे की 8 एंट्री पे आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सेम रिपीटेड होती है। कैसा होता है? सिंपल सी बात है, देखो, सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा, तुम लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे तो कंपनी के पास पैसा आएगा। फिर कंपनी उस पैसे में से क्या करेगी? जिस जिसको शेयर्स देने उसी को पैसे को ट्रांसफर कर देगी कैपिटल में। बाकी का जो डिफरेंस है बेटा वो क्या करेगी? रिफंड कर देगी। जो भी XYZ है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उसमें कंसेप्ट आता है, अपना अपन सीखेंगे वो। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या कर बेटा? अलॉटमेंट का पैसा मंगाएगी, ला भाई तेरा सेकंड इंस्टॉलमेंट देखिए जा। फिर अलॉटमेंट के बाद अलॉटमेंट का पैसा आएगा, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, फिर फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, सेकंड कॉल ड्यू करेगी, सेकंड कॉल का पैसा आएगा। ज़्यादा तुम्हारे केसेस में 4 इंस्टॉलमेंट में ही सेटल हो जाते हैं क्वेश्चन, 500 के लोग नहीं ले जाते, इतना नहीं खींचते कि 8 मार्क के 10 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन में इतना ज़्यादा काफ़ी है, इतना 8 एंट्री सफिशिएंट होती है 8 मार्क के क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ तो प्रोसेस एकदम सिंपल है। पहला एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दूसरा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, तीसरा बेटा आपका आएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फिर सेकंड कॉल, सेकंड है फाइनल कॉल बोलो ड्यू, और सेकंड है फाइनल कॉल रिसीव्ड। मतलब रिसीव्ड, ट्रांसफर, ड्यू, रिसीव्ड, ड्यू, रिसीव्ड, ड्यू, रिसीव्ड। तो थोड़ा सा आप लोगों को थ्योरी में बिठा के रखना पड़ेगा। एंट्रीज क्लियर है तो आपको अपने आप सब आ जाएगा। ठीक है, तो डाउट यहाँ तक? जैसे कि आपने बोलो बेटा अपना जो कैपिटल है वो लोग कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहे कि भाई उनका जो, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझना है बेटा। एक तो बेटा इशू प्राइस क्या होती है? क्या होती है बेटा? इशू प्राइस। क्या बेटा? इशू प्राइस। ठीक है बेटा, एक तो क्या इशू प्राइस और एक होती है तुम्हारी फेस वैल्यू। क्या होती है बेटा? फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, या आप जो बोलो उसको बोलते हैं अपन फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, रजिस्टर वैल्यू, जो भी आपकी कंपनी के हिसाब से जो बुक में लिखे तो उसको अपन फेस वैल्यू बोलते हैं। और इशू प्राइस मतलब मार्केट में उस शेयर्स को कितने पे कंपनी इशू करे उसको बोलेंगे इशू प्राइस। क्या बोलेंगे? इशू प्राइस। ठीक है, अब समझो, अगर मेरे शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये बेटा, कितनी है? 10 रुपये। कितनी है? 10, और मैं इसको मार्केट में इशू कर रहा हूँ बेटा 10 रुपीज़ पे, तो उसको बोलते हैं बेटा एट पार। क्या बोलते हैं? एट पार। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? एट पार। एट पार मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। मैं मेरे शेयर्स को इशू कर रहा हूँ बेटा नो प्रॉफिट नो लॉस पे, एट पार पे इशू कर रहा हूँ। अगर मेरा बेटा फेस वैल्यू 10 रुपये है, मेरी मार्केट प्राइस मतलब मेरा इशू प्राइस है बेटा 8 रुपये। कितना है? 8 रुपये। 10 रुपये से कम है, 10 रुपये से कम, इसको बोलूँगा एट डिस्काउंट। क्या बोलते हैं बेटा? एट डिस्काउंट। क्या बोलेंगे इसको? एट डिस्काउंट। अगर मेरा फेस वैल्यू 10 रुपये है और मेरी इशू प्राइस है बेटा 12 रुपये, मतलब ज़्यादा है, फेस वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसको बोलूँगा बेटा एट प्रीमियम।
क्या बोलते हैं बेटा, इसका एट प्रीमियम। ठीक है, मतलब फेस वैल्यू से हम लोग देखते हैं कि हमारा इशू प्राइस कितना है। अगर क्वेश्चन में खाली फेस वैल्यू इशू प्राइस नहीं दिया, आपका फेस वैल्यू इशू प्राइस हो जाता है, सेम हो जाता है। पर स्पेसिफिकली इशू प्राइस दी है, सेम है बेटा तो एट पार, कम है तो एट डिस्काउंट, और अगर ज़्यादा है तो एट प्रीमियम, एट प्रीमियम। ओके, आपकी इशू प्राइस आपके फेस वैल्यू से ज़्यादा है, उसको क्या बोलेंगे, एट प्रीमियम, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। डन। ठीक है, तो क्वेश्चंस में अपने को ये सब समझना है। अब समझो कि उसने बोला इशू प्राइस फेस वैल्यू बेटा 10 रुपीज़ मेरा सेम है, 10 रुपीज़ मेरा सेम है। तो जब इसको मुझे अमाउंट मिलेगा तो मैं इंस्टॉलमेंट में लूँगा बेटा चैप्टर के हिसाब से, है ना। तो समझो मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बनी बेटा एप्लीकेशन मनी, क्या बनी बेटा, एप्लीकेशन। फिर उसके बाद बेटा बनता है अलॉटमेंट, क्या बनता है, अलॉटमेंट। फिर आपका आता है बेटा फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल, या फिर आप सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी बोल लो उसको, है ना। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे हमेशा वर्ड्स में लिखते हैं। ठीक है, तो समझो अभी मैं 10 रुपये को रेट करूँ बेटा, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, ये 3 रुपये इस पे, और 1 रुपये मेरा सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो मेरा पूरा 10 रुपये डिवाइड हो गया बेटा, 3 to 5, और नहीं ना 2 रुपये आ गए, सॉरी यहाँ पे 4 रुपये लेके यहाँ पे 1 रुपये कर देते हैं। हाँ, अब मैच है ना। टोटल कितना हो गया बेटा, 10 रुपीज़। कितना हो गया, 10 रुपीज़। ठीक है, तो ये मेरी कैसे 4 इंस्टॉलमेंट हो गई, मतलब कितनी एंट्री होगी, 4। कितनी एंट्री हो गई, 4। हर एक कंसेप्ट की 2 एंट्री पास होती है, हर एक कंसेप्ट की 2 एंट्री, एकदम सिंपल। तो अगर ये तुम्हारे दिमाग में फिट है कि हाँ इतनी एंट्री आने वाली है, ये कंसेप्ट की एंट्री है, तो फिर इजीली सम सॉल्व हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन तुम्हारा 10 से 15 मिनट के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, 8 मार्क्स सीधा हाथ में। अगर एंट्री याद होगी तो फटाफट हो जाएगा, नहीं होगी तो फिर बात अलग है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा भी एंट्री रिवाइज करते हैं। ओके।